हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। इवोक आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। पेशेंस के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप चाहे किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस के अलावा किसी अन्य एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपके एग्जाम में जीएस सेक्शन का भाग है जहां पर मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो में सभी तथ्यों को शामिल करेंगे जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इसको अंत तक देख लेंगे तो एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमने आज पढ़ा है, हम पढ़ के आए हैं और सारे क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। पीसीएस एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, खासकर बीपीएससी या फिर यूपीपीएससी या फिर अन्य स्टेट पीसीएस के जो बच्चे हैं, इस वीडियो को अपनी पढ़ाई में जरूर शामिल करें। एक बार दो बार इसको देखेंगे तो सारे तथ्य याद हो जाएंगे। सभी चीज़ें सीक्वेंस के साथ में हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देर न करते हुए आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दें ताकि जो भी आने वाले वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। मेंस की भी क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बाद हम लोग मेडुअल और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लेंगे। इसी तरीके के अन्य जो हमारे सब्जेक्ट हैं, साइंस और ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट हैं उन सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत यूरोपीय कंपनियों के आगमन से होती है और यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले कौन कौन सी कंपनियां आती हैं सीक्वेंस से पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूरोपीय कंपनियों का क्रम बताइए। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग पीवाईक्यू देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमने सही पढ़ा या गलत पढ़ा है। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है? पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। यानी अगर इसका एक शॉर्ट फॉर्म देखें तो इसको इस तरीके से याद करते हैं, PDEF, यानी P फॉर पुर्तगाल, D फॉर डच, E फॉर इंग्लिश यानी अंग्रेज, D फॉर डेनिश, फिर F फॉर फ्रांस। पुर्तगालीज कब आए? 1498 में वास्को डी गामा आया। आप लोगों को पता होगा कि 1498 में वास्को डी गामा आया। तो पुर्तगीज का सन क्या है? 1498 में। डच किस सन में आए? 1605 में। फिर अंग्रेज आए 1608 में। डेनिश 1620 में आए और फ्रांसीसी 1668 में। इनकी कंपनियों के आगमन का क्रम है, न कि अंग्रेजों के आने का क्रम है। तो पुर्तगालीज कंपनी भारत कब आई? 1498 में। डच 1605 में। ब्रिटिश 1608 में। 1608 में कहां पर पहला कारखाना खोला था ब्रिटिशों ने? तो मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना खोला था इनका। फिर डेनिश आए 1620 में और फ्रांसीसी आए 1668 में। एक इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम 1498 में भारत आई और सबसे अंत में 1961 में वह गई। और पुर्तगालीज कहां से सबसे अंत में गए थे? तो वह गोवा राज्य से गए थे। अब देखते हैं विदेशी कंपनियों की स्थापना का क्या क्रम है। यानी ये कंपनियां तो भारत में आई, लेकिन ये कंपनियां स्थापित कहां हुई होंगी? इनके अपने देश में। तो इन कंपनियों की स्थापना का क्या क्रम है? तो सबसे पहले पुर्तगीज कंपनी स्थापित हुई थी और इसका नाम क्या था पुर्तगालीज कंपनी का? एस्तादो दा इंडिया। 1498 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कहां खोली थी? कोचीन में 1503 ईस्वी में। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और इसका नाम क्या होता है? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है अंग्रेजों की और यह 1600 में स्थापित होती है। और भारत में अंग्रेजी कंपनियों की जो पहली स्थायी कारखाना जो खुलता है वह 1613 ईस्वी में खुलता है। बाकी अस्थायी रूप से पहला कारखाना 1608 में मसूलीपट्टनम में खुलता है। तो ये भी आपको तथ्य याद रखना है कि स्थायी रूप से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना 1613 ईस्वी में खोला था और कंपनी की स्थापना अंग्रेजों की 1600 में हुई थी। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना होती है। इसका नाम होता है वेरी निगदो ओस्ट इंडिगो कंपनी। हॉलैंड डच, जो आज अगर वर्तमान में देखिए तो इसका नाम जो है नीदरलैंड है। उस टाइम हॉलैंड हुआ करता था और इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में और भारत में पहला कारखाना डचों का मसूलीपट्टनम 1620 में खुला था। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, डेनमार्क जो आज वर्तमान में है, और इनकी कंपनी की स्थापना 1616 में होती है और भारत में पहला कारखाना डेनिशों का त्रंकोबर या त्रावणकोर जिसे कहते हैं, ये 1620 में इनका पहला कारखाना भारत में खुला था। उसके बाद अंत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना होती है कब? 1664 में। इनकी कंपनी का जो नाम होता है वह कंपनी देश इंडेक्स ओरिएंटलेस होता है और सूरत में 1668 में पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने खोला था। तो ये सन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। तो 1668 में किसने अपना कारखाना सबसे पहले खोला भारत में? तो फ्रांसीसियों ने। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडन आज वर्तमान में, ये 1731 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है। चीन में अपना इन्होंने केंद्र बनाया था। तो इस तरीके से हमने विदेशी कंपनियों की स्थापना का क्रम देखा और भारत में इनकी पहली फैक्ट्री कहां पर और किस सन में खुली, एक क्रम में देख लिया है।
अब यहाँ से दो चीजें निकल के आ रही हैं कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम भारत में पुर्तगालीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी इस तरीके से है। यहाँ पर थोड़ा सा इनकी कंपनियों की स्थापना के क्रम में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। पुर्तगालीज तो अपनी जगह पे रहेंगे। जो भारत में जो कंपनियों का आगमन पहले हुआ था डचों का, फिर उसके बाद अंग्रेजी कंपनी का हुआ था, लेकिन कंपनी की स्थापना के क्रम में पुर्तगालीज के बाद अंग्रेजों ने, फिर उसके बाद डचों ने यहाँ पर कंपनी की स्थापना की थी। तो डचों की कंपनी की स्थापना हुई बाद में, लेकिन भारत में ये पहले आए थे। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये क्रम याद रखना है, तीन का एक्चुअली याद रखना है कि विदेशी कंपनियों का आगमन का क्रम इस तरीके से PDEF याद रख लो, पुर्तगालीज, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। और अगर इनके कंपनी की स्थापना का क्रम पूछा जाए तो PEDF कर दीजिएगा। अब कुछ पुर्तगालीज से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उसे देख लेते हैं। प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा मई 1498 में अहमद इब्न मजीद नामक एक गुजराती यात्रा आया था। उसके पथ प्रदर्शक सहायता से कालीकट केरल नामक बंदरगाह पर पहुंचा। यानी वास्को डिगामा पहला पुर्तगालीज यात्री था जो गुजरात का एक यात्री था, या कह सकते व्यापारी था। उसका नाम था अहमद इब्न मजीद। उसके सहायता से ही वास्को डिगामा भारत आया और भारत में सबसे पहले कहां पर पहुंचा तो कालीकट केरल नामक एक बंदरगाह पर पहुंचा। फिर 1505 में फ्रांसीसी डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना। तो 1505 में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन बना? ये फ्रांसीसी डी अल्मेडा। तो फ्रांसिस्को से आप फ्रांसीसी मत समझ लीजिएगा, ये पुर्तगालीज है जो पहला वायसराय होता है। फिर 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। तो 1510 में ये अल्बुकर्क वायसराय होता है पुर्तगालीज का, और इसने बीजापुर के जो शासक होते हैं यूसुफ आदिल शाह, उनसे यह गोवा छीन लेता है। अब कुछ फ्रांसीसियों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना मंत्री काल्बर्ट के प्रयासों से फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के शासनकाल में होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। हमने आपको बताया कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब होती है, तो यह होती है 1668 में, और सूरत में इनका पहला कारखाना खुलता है। लेकिन फ्रांसीसी जो कंपनी की स्थापना करता कौन है, तो ये करते हैं काल्बर्ट कौन होते हैं? उस समय फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के शासनकाल में वे मंत्री होते हैं। इन्होंने ही फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की थी, और इनका कंपनी का नाम हमने पहले ही बताया था, कंपनी देस इंडेसे ओरिएंटेलिस था। फ्रांसीसी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन था। यह भी याद रखना है कि फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन। और पुर्तगालीज में कौन था हमने पढ़ा था? तो फ्रांसिस्को अल्मीडा था, और फ्रांसीसियों में था ये गवर्नर फ्रैंको मार्टिन। 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने वेलिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोधी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पौंडीचेरी कहते हैं। तो पौंडीचेरी की स्थापना की बात करें अगर आधुनिक रूप से, तो किसने की थी? फ्रैंक मार्टिन ने की थी। और ये किससे प्राप्त किया था? तो वेलिकोंडरम के एक सूबेदार थे शेर खां लोधी से इन्होंने पुडुचेरी प्राप्त की थी, और यहीं पर इन्होंने फिर पांडिचेरी नगर की स्थापना की थी। वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में होता है। अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकूट और फ्रांसीसियों के मध्य, जिसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं यहाँ पर। तो आपको वांडीवास का युद्ध याद रखना है। 1760 में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज सेनापति कौन होते हैं? आयरकूट, और फ्रांसीसी सेनापति इसमें लाली नाम से होते हैं, फ्रांसीसी लाली। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था, यह भी आपको याद रखना। अभी आगे हम कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जो भी कर्नाटक युद्ध हुए थे। कुछ तथ्य अंग्रेजों के बारे में देख लेते हैं। अंग्रेजों ने 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्टन थे। तो 1600 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है, और यह ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह समुद्री मार्ग से आती है। हालांकि इससे पहले भी जो अंग्रेज जॉन मिल्टन थे, ये स्थल मार्ग से आने वाले पहले अंग्रेज हो जाते हैं। कब? 1599 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड द कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईस्ट इंडिया कंपनी कह देते हैं। तो 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की जो महारानी होती हैं एलिजाबेथ, इन्होंने पूर्व से व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया था, और 1609 में जेम्स प्रथम ने इन्हें अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है, तो 31 दिसंबर 1600 में जो वहां की महारानी एलिजाबेथ होती हैं, तो 15 वर्षों के लिए पूरब की ओर व्यापार करने के लिए इनको छूट देती हैं, एक अधिकार देती हैं। और इस अधिकार को जो वहां के राजा एलिजाबेथ के बाद बनते हैं जेम्स प्रथम, इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देते हैं। 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस, ये आपको याद रखना है, कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम से पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। तो 1608 में कौन आता है अंग्रेज यात्री? तो कैप्टन हॉकिंस आते हैं। किसके दूत के रूप में? तो वहां के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आते हैं। अकबर के नाम से पत्र लेकर आते हैं, लेकिन अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में। तो ये जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं, जब तक जहांगीर वहां के राजा बन चुके होते हैं। कैप्टन हॉकिंस के बाद में 1615 में टॉमस रो नामक यात्री आता है ब्रिटेन के राजदूत के रूप में, और ये भी जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। 1608 में हॉकिंस आता है और 1615 में टॉमस रो।
1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। फलस्वरूप चार्ल्स को बंबाई उपहार के रूप में प्राप्त हो गया। तो 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय जो इंग्लैंड के सम्राट होते हैं उनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होता है और उस समय जो मुंबई होती है वह पुर्तगालियों के कब्जे में होती है, लेकिन विवाह के पश्चात मुंबई को दहेज के रूप में दे देते हैं चार्ल्स द्वितीय को ये पुर्तगाली। ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 ईस्वी में 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से मुंबई को प्राप्त कर लिया। तो जब 1661 में जो वहां के सम्राट चार्ल्स द्वितीय होते हैं इनको मुंबई मिल जाती है दहेज के रूप में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, जो ये राजा होते हैं इनको 10 पाउंड प्रतिवर्ष के किराए पर जो है मुंबई को ले लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 ईस्वी में। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर तथ्य देखे। अंग्रेज, पुर्तगाल और जो भी फ्रांसीसी हैं इनकी कंपनी कैसे कैसे स्टार्ट होती है, किस क्रम में होती है, ये हमने देख लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, जिसमें प्लासी का युद्ध है और बक्सर का युद्ध है। ये दोनों युद्ध अंग्रेज लड़ते हैं और ये अंग्रेज और भारतीय जो होते हैं राजा महाराजा इनके मध्य में लड़ा जाता है एक प्रकार से यहाँ पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए। तो प्लासी का युद्ध कब होता है, 23 जून 1757, डेट के साथ में याद रखना है आपको। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। किसके मध्य होता है, तो यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के सेनापति उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, इनके मध्य प्लासी का युद्ध होता है। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। परिणाम क्या होता है, अंग्रेज यहां पर विजय हो जाते हैं और इसकी खास विशेषता यह है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई, यानी इसी युद्ध के बाद में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव देखी जा सकती है। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। इसकी डेट क्या है, याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764। किसके मध्य होता है, तो बंगाल के नवाब यहां पर मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज सेनापति इस टाइम हेक्टर मुनरो होते हैं, इनके मध्य बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि भारत की 3 सबसे बड़ी शक्तियां, जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी होते हैं, नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, ये तीनों मिलकर अंग्रेजों से लड़ते हैं, लेकिन परिणाम यह होता है कि यहां पर भी अंग्रेज जीत जाते हैं। इस तरीके से अगर 3 बड़ी शक्तियों को अगर हरा देंगे तो क्या होगा यही कि अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हो जाती है। तो प्लासी के युद्ध में जिस ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी, यहां पर ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता वास्तविक रूप से स्थापित हो जाती है बक्सर के युद्ध में। अब बक्सर के युद्ध के बाद 2 संधियां होती हैं, जिसे हम इलाहाबाद की संधि भी कहते हैं, और यहां पर गवर्नर जनरल कौन हो जाता है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है। युद्ध होता है किसके नेतृत्व में, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, लेकिन संधियां किसके नेतृत्व में होती हैं, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में होती हैं, ये आपको याद रखना है। पहली इलाहाबाद की जो संधि होती है वह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से होती है। कब, 12 अगस्त 1765 में। युद्ध कब होता है, युद्ध होता है 1764 में, और संधियां कब होती हैं, 1 वर्ष बाद, यानी एक लंबा युद्ध चलता है, उसके बाद में ही ये संधियां होती हैं। तो 22 अक्टूबर में 1764 का युद्ध हुआ। 12 अगस्त 1765 में पहली इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई और दूसरी इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से होती है। कब, 16 अगस्त 1765 में। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है कि शाह आलम द्वितीय से कब होती है संधि और शुजाउद्दौला से कब होती है, 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765। अब हम कर्नाटक के युद्ध देखेंगे। ये कर्नाटक के युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य होते हैं। यानी भारत में देखें तो अंग्रेज और फ्रांसीसी 2 ऐसी सत्ताएं थी जो जिन्हें देखकर लग रहा था कि ये आने वाले समय में भारत पर शासन स्थापित करेंगी। लेकिन अब 2 बड़ी कंपनियां एक साथ तो रह नहीं सकती। जैसे भारत में अगर 2 पड़ोसी राजा हो तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को हराने के लिए हमेशा ही प्रयास करते रहते हैं ताकि वो अकेले वहां पर राज करें। तो इसी तरीके से अंग्रेज भी लड़ रहे थे। तो इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध देखे जाते हैं, जिसमें पहला युद्ध है 1746 से 1748 के मध्य होता है। इसका कारण क्या होता है, फ्रांसीसी अंग्रेजी युद्ध का ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है और यहां पर एक्स ला सपेला की संधि होती है 1748 में और परिणाम अनिर्णायक होता है, यानी कोई भी सत्ता यहां पर जीतती नहीं है। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। कारण क्या होता है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, यानी भारत में इसका कारण नहीं होता है, कारण होता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, यानी यूरोप में ही ये दोनों सत्ताएं लड़ती हैं और जिसका परिणाम भारत में भी देखा जाता है। भारत में भी दोनों कंपनियां होती हैं तो यहां भी छुटपुट रूप से युद्ध स्टार्ट हो जाता है और फिर एक्स ला सपेल की संधि होती है 1748 में और पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है बिना किसी निर्णायक स्थिति में। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य लड़ा जाता है। आप देख सकते हैं 1 साल बाद ही युद्ध स्टार्ट हो जाता है और इसका जो प्रमुख कारण होता है वह भारत में होता है और भारत में कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर यहाँ पर प्रमुख रूप से इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, क्योंकि एक तरफ अंग्रेज साथ दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ फ्रांसीसी साथ दे रहे होते हैं। तो फिर
यहाँ पर कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर ये दोनों कंपनियां भी लड़ने लगती हैं और यहाँ पर होता है 1755 में पांडिचेरी की संधि, यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1754 से चला और 1755 में पांडिचेरी की संधि होती है। अंग्रेज यहाँ पर मजबूत स्थिति में रहते हैं, यानी कोई जीतता नहीं है वास्तविक रूप से, लेकिन अंग्रेज यहाँ पर मजबूत स्थिति में देखे जाते हैं। फिर तीसरा युद्ध होता है 1758 से 1763 में, 63 तक, और इसका प्रमुख कारण क्या होता है? सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण, यानी सप्तवर्षीय युद्ध ये स्टार्ट होता है यूरोप में और इसका परिणाम भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाएं आपस में लड़ती हैं। और तीसरा युद्ध का सन आपको याद रखना है 1758 से 63, और इसमें पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि 1763 में होती है और यहाँ पर फ्रांसीसियों की विजय हो जाती है। तो 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, पहला 1746 से 68, दूसरा 49 से 54, तीसरा 58 से 63। पहले युद्ध का कारण ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार को लेकर, दूसरा युद्ध के कारण कर्नाटक के उत्तराधिकार के लेकर, और तीसरा जो युद्ध होता है सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारणों के कारण। संधि, पहले युद्ध में संधि होती है एक्सलासापेला की संधि, दूसरी पौंडीचेरी और तीसरे में पेरिस की संधि। पहला अनिर्णायक होता है, दूसरे में अंग्रेज मजबूत स्थिति में होते हैं, तीसरा फ्रांसीसियों की यहाँ पर पराजय हो जाती है, यानी अंग्रेज जीत जाते हैं। और यहीं पर 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, जहां पर फ्रांसीसी बुरी तरीके से पराजित होते हैं और यहां से लग जाता है कि अब भारत पर जो कंपनी वास्तविक रूप से राज करेगी वह अंग्रेज ही होंगे। अब आते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध पर। आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा जाता है? तो वह अंग्रेज और जो हैदराबाद के जो नवाब होते हैं उनके मध्य। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है 1767 से 1769 के बीच, और इस समय मैसूर के शासक कौन होते हैं? हैदर अली होते हैं, और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेलेस्ट होता है, और यहाँ पर मद्रास की संधि होती है 1769 में। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के मध्य लड़ा जाता है, हैदर अली और अंग्रेज गवर्नर वरेन हेस्टिंग के मध्य। यहाँ पर मैंगलोर की संधि होती है 1784 में। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में, और उसके बाद इसका जो पुत्र होता है टीपू सुल्तान इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखता है, और 1784 में मैंगलोर की संधि होती है। देन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के मध्य लड़ा जाता है। अब टीपू सुल्तान मैसूर का शासक होता है और बंगाल का गवर्नर कॉर्नवालिस के मध्य युद्ध होता है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में होती है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान और अब बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पर वेलेजली हो जाता है। मैसूर की गद्दी पर अडियार वंश का एक बालक कृष्णराज बैठा और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, यानी 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, और उसके बाद जो मैसूर की गद्दी पर अडियार वंश का ही एक नवजात बालक होता है कृष्णराज, उसके साथ वेलेजली सहायक संधि कर लेता है और मैसूर को अप्रत्यक्ष रूप से अपने कब्जे में कर लेता है। तो ये मैसूर युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनका क्रम याद रखिएगा, और कब मैसूर के शासक थे, उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल किस युद्ध में कौन से थे, और ये संधियां भी इंपॉर्टेंट है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसका। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 के बीच, शासक हैदर अली, बंगाल गवर्नर पहला याद रखिएगा क्योंकि पहले का नाम थोड़ा अटपटा है, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो अब इसके पूछने की संभावना है। तो पहले में वेरेलेस्ट होते हैं, मद्रास की संधि होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली और बंगाल के गवर्नर वरेन हेस्टिंग के मध्य संधि होती है मैंगलोर की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 के बीच टीपू सुल्तान और बंगाल के गवर्नर कॉर्नवालिस हो जाते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 99 में टीपू सुल्तान वेलेजली के मध्य, और यहाँ पर टीपू सुल्तान मारा जाता है और यहाँ मैसूर के साथ में एक सहायक संधि होती है, और यहाँ का एक वंश अडियार वंश होता है जहाँ के एक नवजात बालक कृष्णराज को गद्दी पर बैठा देते हैं। अब आते हैं आंग्ल मराठा युद्ध पे। अभी तक हमने कर्नाटक युद्ध पढ़ लिया, मैसूर युद्ध पढ़ लिया, अब आंग्ल मराठा युद्ध यानी अंग्रेज और मराठों के बीच जो युद्ध होते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1755 से 1782, एक सीक्वेंस में आपको बताया जा रहा है एक ही जगह पे ताकि याद करने में ये सब आसानी हो। 1755 से 1782 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। संधि होती है 1782 में सालाबाई की संधि, और इसका परिणाम क्या होता है? अंग्रेजों को सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप जो महाराष्ट्र का हिस्सा है एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ। माधव राय नारायण पेशवा बने और राघोबा को पेंशन दी गई। तो माधवराव नारायण को पेशवा यहाँ पर बनाया गया। उसके बाद सालाबाई की संधि 1782 होती है, जिसके बाद अंग्रेजों को सालसेट और एलिफेंटा द्वीप प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ अंग्रेज मजबूत स्थिति में होते हैं पहले आंग्ल मराठा युद्ध में, और इसका सन क्या है 1775 से 1782। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1806 तक, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट संधियां होती हैं, ये आपको तीनों याद रखनी है सीक्वेंस से। पहली संधि होती है देवगांव की संधि 1803 में अंग्रेज एवं भोसले के मध्य। आप जानते हैं जो पेशवा थे वो जैसे इंदौर के होलकर हो गए और पूना के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पेशवाओं में ये मराठा साम्राज्य बढ़ गया था। तो पहला देवगांव की संधि होती है 1803 में, और यहाँ पर अंग्रेज और भोसले के मध्य जो है संधि होती है। दूसरी संधि होती है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में ही, सूरत सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है, यह भी 1803 में होती है, मगर इसका टाइम क्या होता है 30 दिसंबर, यानी पहला होती है देवगांव की संधि, दूसरी होती है सुरजी अर्जुन गांव की संधि,
अंग्रेज एवं ये सिंधियों के मध्य होती है। फिर तीसरी होती है राजपुर घाट की संधि, ये 25 दिसंबर 1805 में होती है। लॉर्ड वेलेस्ली आने के बाद जॉर्ज बालो द्वारा होलकरों से संधि की जाती है। तो यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली होते हैं गवर्नर, लेकिन संधि किसके किसकी मध्यस्थता में होती है, तो जॉर्ज बालो और होलकर के मध्य ये संधि होती है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध याद रखिएगा 1803, और इसमें कौन कौन सी संधियां होती हैं ये भी महत्वपूर्ण है। पहली देवगांव की, दूसरी सुरजी अर्जुन गांव की, ये अंग्रेज सिंधिया के मध्य होती है। तीसरी राजपुर घाट की, ये जॉर्ज बालो और होलकर के साथ ये संधि होती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1867 से 1868 के बीच होता है। ये पूना की संधि होती है, ग्वालियर संधि और मंदसौर की संधि, ये 3 संधियां इसमें शामिल होती है। परिणाम इसका होता यह है कि समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया, पेशवा पद यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर यानी कानपुर भेज दिया जाता है। और कानपुर में फिर इसी वंश में जो नाना साहब होते हैं, आप जानते हैं 1857 में जब इनकी अंग्रेज जो होते हैं ये पेंशन पर इनको भेज देते हैं बाजीराव द्वितीय को, कहाँ, बिठूर जो कानपुर में पड़ता है। और बाद में 1857 में भी जो पेंशन इनको दी जाती थी वो पेंशन बंद कर देते हैं। इसी कारण से नाना साहब 1857 की क्रांति में शामिल होते हैं। तो ये कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है। तो हमने तीनों आंग्ल मराठा युद्ध देख लिए, क्या क्या इनके संधि थे, कौन कौन सी संधि होती है। संधि सालाबाई की संधि आपको जरूर याद रखनी है, ये पहली आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम होती है, 1782 में होती है। अब देखेंगे आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध देख लिया, अब आंग्ल सिख युद्ध देखेंगे, यानी अंग्रेज और जो सिख पंजाबी होते हैं उनके बीच में 2 आंग्ल सिख युद्ध लड़े गए। पहला 1845 से 46 के मध्य, दूसरा 1848 से 1849 के मध्य। पहले युद्ध में देखते हैं कि यहाँ के जो शासक होते हैं दिलीप सिंह, वजीर लाल सिंह सेनापति तेजा सिंह के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा जाता है। और बंगाल के गवर्नर इस समय लॉर्ड हार्डिंग होते हैं, यानी दिलीप सिंह यहाँ के शासक होते हैं, लेकिन ये नवजात होते हैं, यानी बहुत ही छोटे होते हैं। तो यहाँ के जो वजीर होते हैं लाल सिंह और जो सेनापति होते हैं तेजा सिंह, ये युद्ध का नेतृत्व करते हैं। और यहाँ पर लाहौर की संधि होती है और अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दे दी। यानी अभी तक रानी जिंदल, अगर आपको नहीं पता होगा तो यहाँ पर रानी जिंदल जो होती है संरक्षिका के तौर पर होती हैं और दिलीप सिंह वास्तविक शासक होते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं। तो अब अंग्रेज क्या करते हैं, जब अंग्रेज पहला आंग्ल सिख युद्ध जीत जाते हैं तो यहाँ पर लाहौर की संधि होती है और इस संधि के द्वारा जो रानी जिंदल होती है इनको हटाकर अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को ही महाराजा की पदवी यहाँ पर दे दी। फिर दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है, यहाँ के शासक कौन होते हैं, दिलीप सिंह होते हैं और गवर्नर जनरल इस समय लॉर्ड डलहौजी होता है। अमृतसर की संधि होती है, दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेजा गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि द्वितीय आंग्ल युद्ध दिलीप सिंह और लॉर्ड डलहौजी के मध्य होता है। अंग्रेज यहाँ पर जीत जाते हैं, अमृतसर की संधि होती है और दिलीप सिंह के पास जो अफगान शासक से जो मिलता है कोहिनूर हीरा, तो कोहिनूर हीरा इनसे ले लिया जाता है और ब्रिटिश ताज के पास भेज दिया जाता है, जो आज भी कोहिनूर हीरा ब्रिटिश के पास है। तो ये दोनों युद्ध होते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग और राजा दिलीप सिंह होते हैं और जहां का नेतृत्व कौन करते हैं, सिख की तरफ से लाल सिंह वजीर और सेनापति तेजा सिंह। पहले में लाहौर की संधि होती है, दूसरे में अमृतसर की संधि होती है, ये आपको याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल वायसराय को देखेंगे और उनके समय में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको देखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो गवर्नर जनरल होता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होता है 1773 से 1785 ईस्वी के मध्य वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 के मध्य, इसका मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, तो किसके टाइम पर आया था, वारेन हेस्टिंग के टाइम पर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। घेरे की नीति, जिसे रिंग फेस नीति कहते हैं, तो वारेन हेस्टिंग ने ही इसको लाया था। कलकत्ता से सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने ही की थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच लड़ा जाता है, तो गवर्नर जनरल इस टाइम कौन होगा, अभी इसके पहले ही बताया था ये युद्ध के बारे में। तो इस टाइम वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ही रहते हैं बंगाल के। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और सालाबाई की जो संधि होती है ये सभी वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में ही होती है। भारत में न्यायिक सेवा का इसे जनक भी कहा जाता है। तो वारेन हेस्टिंग के संबंध में हमने 3-4 महत्वपूर्ण तथ्य देखे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रिंग फेरस की नीति आपको जरूर याद रखना है, घेरे की नीति जिसे कहते हैं, ये वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। बाकी ये जो युद्ध होते हैं, पहला आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये दोनों वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में होते हैं और भारत में न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है 1786 से 1703 के मध्य, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, हमने जब मैसूर युद्ध पढ़ रहे थे तब हमने इसे देखा था। स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी की शुरुआत कौन करता है, तो कॉर्नवालिस ही करते हैं। भूमि में 3 बंदोबस्त होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कौन करता है, तो ये कॉर्नवालिस ही करता है 1793 में। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर उसकी कब्र भी स्थित है। यानी 1805 में कॉर्नवालिस की मृत्यु होती है और इसकी कब्र जो है वो कहां पर स्थित है, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। ये फैक्ट याद रखना है आपको। भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जनक इसे कहा जाता है। तो भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को।
उसके बाद गवर्नर जनरल बंगाल का बनता है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बनता है 1798 से 1805 ईस्वी के बीच। एक सेकेंड, ओके। सहायक संधि की शुरुआत जो करता है वो लॉर्ड वेलेजली ही करता है 1798 ईस्वी में। हैदराबाद, अब इसमें एक सीक्वेंस देख लेते हैं कि जो सहायक संधि में शामिल होने वाले जो क्रम से कौन कौन से राज्य क्षेत्र होते हैं। तो सबसे पहली जो सहायक संधि होती है वह हैदराबाद के साथ होती है 1798 में। उसके बाद मैसूर के साथ होती है 1799 में सहायक संधि। फिर तंजौर के साथ होती है 1799 में। अवध के साथ सहायक संधि होती है 1801 ईस्वी में। पेशवाओं के साथ सहायक संधि होती है 1802 ईस्वी में। और उसके बाद पेशवा में भोसले के साथ 1803, सिंधियों के साथ 1804 में। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस है, इसमें 3-4 नाम स्टार्टिंग के जरूर याद रखना है कि सबसे पहले हैदराबाद के साथ, फिर मैसूर, तंजौर, अवध। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, उसके बाद पेशवा, भोसले, सिंधिया, ये आपको याद रखना है एक क्रम। और पहली संधि जो होती है वह हैदराबाद के साथ होती है 1798 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध एवं बासीन की जो संधि होती है 1802 में, ये भी लॉर्ड वेलेजली के नेतृत्व में होती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेजली के नेतृत्व में 1803 से 5 ईस्वी के मध्य। ये हमने सारे युद्ध पहले पढ़ लिए हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन करता है? 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, बेसिकली अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए। जो सिविल सेवा अधिकारी होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए कॉलेज शुरू किया जाता है। कौन? लॉर्ड वेलेजली द्वारा। अब अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग, 1813 से 1823 के मध्य। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1867 से 19 के बाद हस्तक्षेप की नीति जिसने अपनाई वह बंगाल का गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग था। 1818 ईस्वी में पेशवा पद की इसने समाप्त कर दी थी। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के मध्य ये लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। और 1816 में संगौल की संधि होती है। संगौल की संधि ये नेपाल और अंग्रेजों के मध्य होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग। रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था 1820 में, और इस टाइम फिर गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? टॉमस मुनरो ने 1820 में। अभी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान थे इन जो भूमि व्यवस्था थी इनके अंतर्गत। अवध और उत्तर पश्चिम राज्यों प्रांतों में महालवाड़ी व्यवस्था को भी लागू किया गया था इसी के टाइम पर। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 के मध्य है। बंगाल का यह अंतिम गवर्नर जनरल होता है और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी 1833 का जो एक्ट होता है उसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। तो इस रूप में अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और पहला भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का आप देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रावधान है इसमें। तो 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। हमने भी बात की इसके बारे में। सती प्रथा का उन्मूलन आप याद रखना, इस टाइम कौन गवर्नर जनरल होते हैं? विलियम बेंटिक के प्रयासों के द्वारा ही राजा राम मोहन इसको समाप्त करते हैं। इसी प्रकार 1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल बन जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक ने ही कार्न स्लीमन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया। तो दो प्रथाएं समाप्त की बेंटिक ने, पहली सती प्रथा का उन्मूलन और स्लीमन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो। इसका कार्यकाल 1842 से 44 ईस्वी के मध्य होता है। पहला आंग्ल अफगान युद्ध यहां पर समाप्त होता है। सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये भी तथ्य आपको याद करते जाना है कि सिंध को कब मिलाया गया था? 1843 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में। पहला अफगान युद्ध यहां पर समाप्त हो जाता है एलनबरो को कार्यकाल में। 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन होता है 1843 के एक्ट 5 द्वारा। तो दास प्रथा का उन्मूलन किसके कार्यकाल में होता है? लॉर्ड एलनबरी को काल में। इससे पहले हमने ठगी प्रथा और सती प्रथा देखी थी विलियम बेंटिक के समय। देन लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल होता है। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ के तथ्य। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 54 ईस्वी के बीच होता है इसी के कार्यकाल में। 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य का विलय हो जाता है। अंग्रेजी साम्राज्य में कोहनीर हुरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। ये हमने आंग्ल सिख युद्ध में देखा था। लॉर्ड डलहौजी का जो इंपॉर्टेंट रोल है अंग्रेजी साम्राज्य में वह है इसका व्यपगत सिद्धांत। तो व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत कुछ राज्य विलय किए गए थे अंग्रेजी साम्राज्य में, जिसमें सबसे पहला था सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर संभलपुर 1849 ईस्वी में, ये दोनों। फिर उसके बाद बघाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में, अवध 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप के कारण इसको विलय कर लिया गया था। तो ये आपको क्रम भी याद रखना है। तो सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, संभलपुर, बघाट, फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध।
पहला व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा किस राज्य को शामिल किया गया था, किस क्षेत्र को, तो सतारा को। और 1856 में, ये आपको याद रखना है, अवध को 1856 में कुशासन के आरोप में विलय किया गया था। तो इसके लिए एक ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं, सीता संभलू, बाघ उधर झाड़ी में है ना। तो सीता से सतारा, संभलो से संबलपुर, सीता सा से सतारा, ता से जैतपुर, संभल से संभलो से संबलपुर, बाघ से बघाटो, बाघ झाड़ी में है ना, झा से झांसी, है ना यानी नागपुर, और अंत में अवध। तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट, भारत में रेलवे का जनक 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बंबई से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर की बिछाई जाती है। तो इस तरीके से रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि इसी ने प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से थाड़े के बीच जो है बिछाई थी। 1854 ईस्वी में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य दूसरी रेल चलाई गई थी। तो पहली आपको केवल याद रखना है कि प्रथम रेलवे लाइन 1853 में कहां से कहां तक, तो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। दिन भारत में पहली बार पीडब्ल्यूडी यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, डलहौजी के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हमने डलहौजी के अंतर्गत देखे। अब लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 के बीच भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहता है। उसके बाद 1857 की जब क्रांति होती है तो फिर ये भारत का जो गवर्नर जनरल होता है इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, क्या रख दिया जाता है, वायसराय। तो इस तरीके से भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाता है, लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 57 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। कंपनी के शासन का अंत हो जाता है। मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया जाता है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड मेयो आते हैं। कार्यकाल 1869 से 1872 ईस्वी। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1871 में, और इस टाइम वायसराय कौन हो जाता है, लॉर्ड मेयो। 1865 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है। और प्रथम जनगणना, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, 1872 में होती है। तो किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार भारत में जनगणना होती है। लॉर्ड लिटन इसके बाद आते हैं। 1876 से 1880 इनका कार्यकाल होता है। इनके कार्यकाल में 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की जाती है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित होता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाली वज्रपात कहा। तो क्योंकि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट 1878 का था, ये जो भारतीय जो समाचार पत्र थे इनको बहुत ही तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था, इसीलिए इस एक्ट को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या कहा, आकाश से होने वाली वज्रपात कहा। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच लड़ा जाता है और वैधानिक जनपद सेवा का गठन 1878 ईस्वी में किया गया, और यह सब लॉर्ड लिटन के टाइम पर ही हो रहा है। तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच, कब, किसके कौन उस टाइम होते हैं, वायसराय, तो लॉर्ड लिटन होते हैं। वैधानिक जनपद सेवा का गठन 1878 ईस्वी में होता है। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी जाती है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। उसके बाद लॉर्ड रिपन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। 1880 से 84 इनका कार्यकाल होता है। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होती है, लेकिन नियमित जनगणना जो है 1881 में शुरू होती है लॉर्ड रिपन के टाइम पे। स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव 1882 ईस्वी में, इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है तथ्य, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन हुआ, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। तो हंटर आयोग 1882 में किससे संबंधित है, या प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में समाप्त कर दिया जाता है। 2 फरवरी 1863 में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित इल्बर्ट बिल विवाद हुआ, और यह श्वेत विद्रोह के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इल्बर्ट विवाद बेसिकली किससे संबंधित है, तो भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए, कि भारतीय जो न्यायाधीश हैं वो यूरोपियों के मुकदमे की भी सुनवाई कर सकते हैं। तो इस संबंध में एक बिल लाया गया था, इल्बर्ट बिल, लेकिन इसमें एक विवाद हुआ था। इस बिल को हम श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली जो यूरोपीय होते हैं इस बिल के खिलाफ होते हैं, उनका मानना था कि भारतीय उनके मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते। इसके बाद फिर लॉर्ड रिपन को वायसराय के पद से हटा दिया जाता है। तो रिपन का कार्यकाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक यह उदारवादी कह सकते हैं वायसराय था, और फ्लोरेंस जो नाइटिंगल नाम से जिनको जाना जाता है, सरोजनी नायडू को, इन्होंने भारत के उद्धारक के रूप में इनको कहा। तो इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग जरूर याद रखेंगे। नियमित जनगणना, स्थानीय स्वशासन का जनक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया, और इल्बर्ट विवाद भी इन्हीं के सामने आया था। दिन लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 86 के मध्य। डफरिन के कार्यकाल में ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और 1887 ईस्वी में डफरिन के कार्यकाल में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
इसके बाद लॉर्ड कर्जन आते हैं 1899 से 1905 ईस्वी में। कर्जन के कार्यकाल में कुछ इंपॉर्टेंट आयोग का गठन होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। पहला 1900 में होता है अकाल आयोग का गठन, किसकी अध्यक्षता में? एंटोनी मैकडोनाल्ड। 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना होती है और अध्यक्षता कॉलिन स्कॉट मानफ्री की अध्यक्षता में। फिर थॉमस रॉबर्टसन के अध्यक्षता में 1901 में ही रेलवे आयोग का गठन होता है, एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में। 1902 में पुलिस आयोग की स्थापना होती है और थॉमस रैले की अध्यक्षता में 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है। तो ये आयोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनका टाइम पीरियड और किसकी अध्यक्षता में ये आयोग गठित किए गए थे, तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। 19 जुलाई 1905 में कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की और 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति दे दी। तो शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? कर्जन ने ही, 19 जुलाई 1905 में। इसी के बाद में फिर स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय कर्जन के बाद आते हैं, कार्यकाल 1905 से 1910। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और मानले मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। तो मानले मिंटो के टाइम पे ही जो मानले मिंटो सुधार था उसका एक जो मेन उद्देश्य था वह मुस्लिमों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करना था। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं, 1910 से 1916 के मध्य इनका कार्यकाल होता है। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम ही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम में ही दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1911 में। 1912 में दिल्ली में भारत की प्रथम राजधानी बनी, यानी स्थानांतरित हुई राजधानी 1911 में और यह राजधानी बनी कब? तो 1912 में। और इस टाइम कौन वायसराय था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया और इस कांड में भाई बाल मुकुंद को जो है फांसी की सजा दी गई थी। इसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड आते हैं 1916 से 1921 ईस्वी के मध्य। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से जानी जाती है और इसी घोषणा के बाद जो होम रूल आंदोलन था उसको समाप्त कर दिया गया था। देन लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 के मध्य ये वायसराय बनते हैं और इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य ये हो जाता है कि लॉर्ड रीडिंग एकमात्र ये यहूदी वायसराय थे, यानी ये अंग्रेज तो थे लेकिन अंग्रेजों में ये यहूदी थे, ईसाई नहीं थे ये। तो यहूदी वायसराय कौन से थे? लॉर्ड रीडिंग। 1922 ईस्वी में ICS यानी जो इंडियन सिविल सर्विस थी वो परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में भी आयोजित की गई, यानी अभी तक लंदन में होती थी, अब इस परीक्षा का आयोजन इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश जो प्रयागराज इस समय जिसका नाम है वहां पर भी इसका आयोजन किया जाने लगा। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, किसके कार्यकाल में? रीडिंग के टाइम पर। कब? 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना। अब इसके बाद वायसराय बनते हैं लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 के मध्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। देशी रियासतों के संबंध में 1927 ईस्वी में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्टोग बटलर किससे संबंधित है? तो देशी रियासतों से संबंधित है। कब गठित की गई यह कमेटी? तो 1927 में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा, कहां पर सबसे पहले कमीशन आया था? तो मुंबई में। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के मध्य समझौता हुआ, इरविन और गांधी के मध्य, जिस टाइम क्या था? 5 मार्च 1931 को। इरविन के बाद लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल था। पहला प्रांतीय आम चुनाव होता है 1936-1937 के बीच में, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई और 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनाई। किसने? कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने पहली प्रांतीय आम चुनाव कब होता है? 1936-37 में। और कितने प्रांतों में चुनाव होता है? तो 18 प्रांतों में। 18 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और 3 केवल ऐसे प्रांत थे जिसमें बंगाल था, सिंध था और पंजाब था, जहां पर अपनी सरकार नहीं बना पाई, जिसमें 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत था, 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार थी। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया और गांधी जी ने इसके निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में। और इसी मिशन के संबंध में अंग्रेजों ने इसे कहा, गांधी जी ने इसको कहा था यह पोस्ट डेटेड चेक है। नेक्स्ट 8 अगस्त 1942 को लिनलिथगो के टाइम पे ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है, जिसे अगस्त क्रांति कहते हैं, और इसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। तो ये आपको तथ्य याद रखने हैं। फिर लॉर्ड वेवेल 1844 से 47 के बीच इनका कार्यकाल होता है। शिक्षा सुधारित सर्जेंट योजना 1944 में आती है। वेवेल योजना 1945 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी और 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1848 तक सत्ता सौंप दी जाएगी। तो वेवेल के टाइम पर ही लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने घोषणा की गई थी भारत को जून 1848 ईस्वी तक सत्ता दे देंगे। नेक्स्ट लॉर्ड माउंटबेटन 1847 से 1848 तक अंतिम ये भारत के वायसराय होते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ये बन गए, यानी वायसराय थे। उसके बाद 1847 का एक्ट आया, यहाँ पर वायसराय से बदलकर भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया और ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम वायसराय बन गए।
3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत का विभाजन हो गया और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त किए गए। यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन की रूपरेखा 3 जून 1947 को खींची गई। फिर 14 अगस्त को दोनों देश के मध्य सिग्नेचर हुए और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। फिर सी राजगोपालाचारी 1848 से 1950 और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये बन गए। इस तरीके से हमने गवर्नर जनरलों के बारे में पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन भू राज व्यवस्था। इसके बाद जो भी अन्य चीज़ें हैं, ब्रिटिश कालीन जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं, धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, दादा भाई नौरोजी की जो भी अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जो आंदोलन होते हैं, सामाजिक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, कृषक आंदोलन, कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो भी चीज़ें हैं, गोलमत सम्मेलन, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें हम आगे अब कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा। हम लोग 2-3 पार्ट में इस पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लेंगे। उसके बाद जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे उस सब्जेक्ट को लेंगे। आप आगे कहेंगे तो मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लेंगे, नहीं तो दूसरा कोई सब्जेक्ट जो आप कमेंट बॉक्स में रिकमेंडेड करेंगे उसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।